तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 चैप्टर 2। तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जो बहुत ही बेसिक इसका आइडिया है और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है। इसमें हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया गया है। हम सभी जानते हैं कि एक एटम जो है वो एक डिविजिबल पार्टिकल है और वो डिविजिबल पार्टिकल 3 पार्ट में अपने आप को डिवाइड कराता है। न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में बैठते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरीके से रिवॉल्व करता है उसके चारों तरफ। डैट मीन्स कि एक सर्कुलर मोशन में अपने आप को रिवॉल्व करवाता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। 1830 में माइकल फेराडे ने शो करा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कराई जाती है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट आई थिंक यू ऑल नो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो केमिकल रिएक्शन अकर्ड होती है इलेक्ट्रोड्स पे, जो कि लिबरेशन और डिपोजिशन कराता है मैटर का अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। अगर हम सीधी सिंपल सी बात क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस जो इस तरीके से होती हैं कि या तो वहाँ पे क्या होता है, लिबरेशन होता है, एक तरीके से ब्रेकडाउन होता है, या डिपोजिशन होता है किसी भी मैटर का अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। फेराडे ने जब ये बात स्टडी करी, ये सोचा समझा देखा, तो फेराडे ने ये बताया कि इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज इज पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था और इसके थ्रू ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहीं ना कुछ एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट रखती है जिसकी वजह से एक तरीके से चीज़ का डिपोजिशन होता है और एक तरीके से किसी चीज़ का अपना क्या होता है, लिबरेशन होता है। दो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी थी। अब इन्होंने क्या बताया था वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। इनका पहला पॉइंट ये था कि इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू अ सेल, इट प्रोड्यूस्ड अ फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस एट एन इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स कि अगर आप जितना वेट आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो क्यू होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। दैट मीन्स जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास आउट कराएंगे उतना ही अमाउंट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होगा। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ था। फेराडे के 2 लॉ है, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड बाय अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल इंटीजर्स। इन्होंने बोला कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे होंगे और हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे, जो कि वहाँ पर एक तरीके से डिपोजिशन करेगा एक स्मॉल इंटीजर्स की फॉर्म में। डैट मीन्स अगर मैं आपको एक सिंपल छोटी सी बात समझाना चाहूँ तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने 3 सॉल्यूशंस ले लिए हैं और 3 सॉल्यूशंस में अगर मैं क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा रही हूँ, तो हर सॉल्यूशन का डिपोजिशन अपना अलग अलग होगा। डैट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, लेकिन वहाँ पर जो अमाउंट होगा वो जो है वो डिफरेंट होगा। डैट मीन्स ए में कुछ अलग डिपोजिशन होगा, बी में कुछ अलग होगा, सी में कुछ अलग होगा। तब जब ये एक सीरीज़ में लगे हुए होंगे तब की बात हम लोग कर रहे हैं। पहला हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये हो गया। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये हो गया। यहाँ पे ये क्या कह रहे थे, यहाँ पे ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी आप पास कराएंगे उतना ही आपका मास जो है वो डिपॉजिट होगा। अब इन्होंने कहा कि अगर हम एक सीरीज़ में सेल को लगा देते हैं और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं, तो हर सेल के अंदर अपना अपना डिपोजिशन होता है। ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग डिपोजिशन होगा। डैट मीन्स अगर मैं इसका फर्स्ट मैं मान लूँ NaCl का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा मैं मान लूँ AlCl3 का है और तीसरा मैं मान लूँ सपोज़ कर लीजिए CuSO4 का है। तो डैट मीन्स कॉपर सल्फेट में अलग अमाउंट डिपॉजिट होगा, AlCl3 में अलग अमाउंट डिपॉजिट होगा और NaCl का अलग अमाउंट डिपॉजिट होगा। ये फेराडे का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं
Faraday law lies in the fact that he just suggested that the relationship between electricity and matter, उन्होंने एक रिलेशनशिप दी इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बारे में। उन्होंने कहा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं तो मैटर कहीं ना कहीं अपने आप को डिपॉजिट भी कराता है और ब्रेक डाउन भी करता है। लेटर ऑन इन 1874 स्टोनी pointed out that like metal, इलेक्ट्रिसिटी इज़ composed ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इन्होंने बताया कि जो मेटल है ना, जैसे मेटल अपने आप में एक तरीके से बिहेवियर रखता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो स्मॉल यूनिट्स ऑफ पार्टिकल से बनी हुई होती है। और इसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन। तो पहली बार जो फर्स्ट टाइम हमने डिस्कस किया वो स्टोनी ने ये बात हमें समझाने की कोशिश करी थी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर्ड हुआ किसके थ्रू, जे थॉमसन के थ्रू। इन्होंने तो एक आइडिया दे दिया, अब इस आइडिया को थोड़ा सा फुलफिल कराने की कोशिश में कौन लग गए, जे थॉमसन लग गए। तो उन्होंने कहा, एक बात समझाई कि 19th सेंचुरी के एंड में जाते जाते जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन के बारे में। और उन्होंने ये बताया कि अगर हम एक सेल के अंदर, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हैं, उस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम एक इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं, मतलब गैसेस के थ्रू पास आउट कराएंगे तो लो प्रेशर पर, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। वो क्या देखने को मिलेगा मैं आपको भी बताऊँगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए, द स्टडी ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। पहली बात तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई सेल के थ्रू और बहुत ही प्रेशर लो करा गया। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन गैसेस आर नॉन कंडक्टर होगा। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस पे देखें तो गैसेस जो हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराती। हाउएवर व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, लेकिन जब आप हाई वोल्टेज अप्लाइड करोगे बहुत और लो प्रेशर रखोगे तो गैसेस जो हैं वो बिकम अ गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिगिन टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अ रेज। तो आपको ये याद रखना है कि पहली बात तो गैसेस कभी अपने आप को एक तरीके से लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पे या लो टेम्परेचर पे कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए कैपेबल नहीं होती है। हाँ, अगर वहाँ पर हाई वोल्टेज है और प्रेशर बहुत ही कम है तो गैसेस कंडक्टर बन जाती हैं और फॉर्म करती हैं किस फॉर्म में, रेज की फॉर्म में वो ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन किया गया है और ये एक्सप्लेन जे थॉमसन के थ्रू किया गया था। और ये डिस्चार्ज ट्यूब आप फिगर में देख रहे होंगे, डिस्चार्ज ट्यूब है हमारी। अब क्या करा गया देखिए इसमें कि डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पे ली गई है पूरी। यहाँ पे आपको ये पूरा सेल बनाया गया है। ये वैक्यूम पंप है जिससे आप मेंटेन करोगे अंदर का प्रेशर जो भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, एक साइड आपने कैथोड मान लिया, एक साइड आपने एनोड मान लिया, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या हुआ, प्रेशर बहुत ही लो रखा गया और जो आपके टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। हाई वोल्टेज यहाँ पे मेंशन है, हाई वोल्टेज जनरेटर यहाँ पे लगा दिया गया। अब जैसे ही जनरेटर ऑन हुआ, जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हुई तो क्या पता चला, देखिए क्या पता चलता है कि अ कैथोड ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metal called electrode sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at a very low pressure. हमने अभी बात करी थी कि प्रेशर बहुत ही लो होना चाहिए और हाई वोल्टेज होनी चाहिए। तो ये क्या होता है कि हर टेम्परेचर, हर गैसेस का अपना अलग अलग क्या होता है, बिहेवियर होता है। कोई गैसेस जो है वो कुछ और बिहेवियर दिखाती है, कोई और कलर शो करती है। डिफरेंट गैसेस अपना डिफरेंट कलर्स शो करती है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को कंसीडर करा है, ठीक है। तो जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाइड कराई तो करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना पार्टिकल्स की फॉर्म में, और वो नेगेटिव साइड से अपने आप को पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जा रहा है। मतलब कैथोड साइड जो है वो ट्रैवल कर रही है एनोड की साइड, क्योंकि ये रे ट्रैवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, इसलिए इसका नाम कैथोड रेज हो गया। तो हमें ये बात समझ में आई कि कोई चीज़ ऐसी है ना कि जो अपने आप में नेगेटिव होती है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और यहाँ पे ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप ये याद रखेंगे यहाँ पर कि जो एनोड साइड है ना उसको हमने थोड़ा फॉस्फोरेसेंट कर दिया है। मतलब कि फॉस्फोरेसेंट का मतलब होता है जो कलर को अराइज करवाए,
कलर को वहाँ पर शो करे, स्पार्कल करे, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग करा दी जाती है इस साइड में। जिंक सल्फाइड की कोटिंग से होता ही है ना, ये कलर हमें ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते भाई कैसे क्या है, लेकिन जब हम जिंक सल्फाइड की कोटिंग करा देते हैं तो वहाँ पर हमको कलर ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो ट्रैवल हो रही थी रेज हमारी, वो कैथोड से एनोड की साइड में ट्रैवल हो रही थी, मतलब नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की साइड जा रही थी। तो ब्राइट स्पॉट नज़र हमें आना शुरू हो गया। इसका मीन्स हमने ये समझा कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि अपने आप को ट्रैवल कराने की कोशिश कर रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह। अब नेचर क्या समझ में आई इससे हमें? पहली बात तो हमें ये समझ में आया कि रे जो है वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ऑब्वियस ही बात है कि जो रे ट्रैवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में कर रही है। तो हम ये पता कैसे करेंगे? तो हम पता कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बीच में रख देंगे और अगर उसकी इमेज, अगर डैट मीन्स उसकी शेडो फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है, तो ये ट्रैवल करी होगी। मान लीजिए इधर जा रही है या इधर जा रही है, तो इमेज नहीं बनाएगी ना इधर साइड में। जब ये इमेज इधर बन रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो ट्रैवलिंग है इन रेज की, वो स्ट्रेट लाइन में है। तो हमने ये समझ में आ गया कि जो रेज होती हैं वो हमारी ट्रैवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि शेडो यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट भी है, मतलब ये मशीन को भी रोटेट कर सकती है। इसके अंदर इतनी पावर भी है कि ये अगर आप कोई यहाँ पर अपना कोई स्पिन रख दें या कोई ऐसी चीज़ रख दें जिसकी वजह से आप उसको देख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, तो वो क्या दिखाई देगा कि कैथोड रेज जो है वो मैकेनिकल इफेक्ट भी शो कराने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाई टू द कैथोड रे द डिस्चार्ज ट्यूब द रेज आर डिफ्लेक्टेड। अब बोला क्या कि अगर कोई भी आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं लगाया है तो भाई आपकी रेज ट्रैवल कर जाएंगी एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सीधे चली जाएंगी। लेकिन अगर अगर आपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो वहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी तरफ डाइवर्ट कर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब इसका फ्लो जो है वो इस तरफ आ जाएगा और रेज जो यहाँ जाने चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे एक शेडो लगा देंगे, शेडो नहीं बनेगी, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही है। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, डैट मीन्स कि ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एक तरीके से फील्ड मेंटेन करी है, वो फील्ड जो है वो यहाँ पर इसको क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हमें ये समझ में आ चुका है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही तो भाई इधर जा रही होगी। तो हम ये समझ गए कि जब तक एब्सेंस रहेगी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही प्रेजेंस आएगी ये अपना डायरेक्शन जो है वो डाइवर्ट कर देगी। ठीक, अब इधर देख लो, जैसे एक पॉइंट ये है। अब मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करवा दिया यहाँ पे। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लो था वो सीधे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो डायरेक्शन थी वो इधर साइड में अपने ट्रैवल हो गई, एक साइड में डाइवर्ट हो गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से ये अपने आप को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट बात क्या है कि व्हेन दी कैथोड रेज, ये कैथोड रेज होगा, व्हेन दी कैथोड रेज आर अलाउड टू स्ट्राइक अ थिन मेटल फॉइल इट गेट हीटेड अप। मतलब इसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट भी है। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। हम कैथोड रेज को अगर थिन मेटल पर स्ट्राइक कराते हैं तो जो हमारा मेटल है वो एकदम हीटअप हो जाएगा। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन, कॉपर एक्सेट्रा। तो इसका मीन्स ये है कि एक्सरे प्रोड्यूस करता है। इसका मीन्स ये है कि हमारे जितने भी एक्सरे होते हैं उसमें भी ये हमारी मदद करता ही होगा ना, क्योंकि इसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर है। अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है तो कैथोड रेस इतनी पावरफुल होती हैं कि वो आपकी बॉडी के आर पार चली जाती हैं, और फिर अगर आर पार जाएंगी तो भाई बॉडी के अंदर एक तरीके से होल्स हो जाएंगे, बोन्स में होल्स हो जाएंगे। तो इतनी इंटेंसिटी मेंटेन करी जाती है एक्सरे की कि वो बॉडी के आर पार ना जाएं, बस उसकी इमेज को क्या करें, एक तरीके से फील्ड कर दें, एक तरीके से उसे ऑब्जर्व कर लें। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ गई। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या चीज़ें, कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे फैराडे ने बात समझाई, फिर स्टोरी ने नाम दिया, उसके बाद जे थॉमसन ने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और फिर इसके बाद में नेचर हमें समझ में आ गई। अब क्या हुआ? अब बात आती है चार्ज और मास की। मास इलेक्ट्रॉन का कैसे निकला और चार्ज कैसे निकला, ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। अब चार्ज हम सबसे पहले बात समझते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1897 में जे थॉमसन ने रेशियो निकाल दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास के रिस्पेक्ट में। मतलब आप रेशियो और चार्ज और मास का देखेंगे यहाँ पे।
by measuring the deflection under the simultaneous influence of electric and magnetic field applied perpendicular to each other। अब मैं ये सब बातें आपको शॉर्टकट में समझा देती हूँ। देखिए क्या है, ये फिगर आपके सामने है। इस फिगर में आप ये देखिए कि आपने अपनी कैथोड रेज को हाई वोल्टेज में पास आउट कराया, ठीक है। ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। यहाँ पे आपने पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब ये ट्रैवल कर रही हैं यहाँ से रेज आपकी, ये ट्रैवल करी। अब आपने यहाँ पर अपने मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करा और यहाँ पे आपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड्स यहाँ पर आ गई। यहाँ पे आपने क्या रख दिया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी जो कि जिंक सल्फाइड की है। और जिंक सल्फाइड में आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, एकदम स्पार्कल कलर्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, जैसे ही ये ट्रैवल करी, इसको बहुत ही फिक्स्ड उसमें रखा जाएगा, अदरवाइज ये क्या है, डाइवर्ट कर जाएंगी। तो हमने बहुत ही ज़्यादा इसको फिक्स्ड रेशो में रखा और रेशो में रखने के बाद जब ये रेस ट्रैवल हुई तो इसने एक पॉइंट दिखाया ए, एक पॉइंट दिखाया बी, एक पॉइंट दिखाया सी। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हमें समझाते हैं, हमें ए पॉइंट ये बताता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ओनली अप्लाइड है, डैट मीन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ओनली दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेस तब ट्रैवल हुई जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात बोली गई कि बी है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करी गई, किसी डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं हो रही है। तो ये दोनों ही फील्ड्स यहाँ पर नेग्लेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं होती है। तीसरी बात, सी पॉइंट जो आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रहा है, डैट मीन्स कि जब सी पॉइंट आएगा, सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी रे, तो इसका मीन्स ये है ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने ये बात इससे क्या समझी, अब देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने हैं। Electron emitted from the cathode are accelerated by the high voltage. The circular disc after the anode select the beam moving in a straight line. अगर सीधी चली जाएगी, ठीक है, द बीम देन पास थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल बात सही है, दोनों अपने आप में परपेंडिकुलर हैं, ठीक, टू ईच अदर एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। थॉमसन सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन दी पार्टिकल। क्या मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, ठीक है, पार्टिकल पे, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रैक्शन होगा, ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। मास ऑफ द पार्टिकल की क्या बात कर रहे हैं, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल। जितना लाइटर होगा ना पार्टिकल, उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। तो दो बातें समझ में आ गई। पहली बात कि यहाँ पर जितना पार्टिकल हल्का है उतना ही डिफ्लेक्शन होना है, और जितना चार्ज है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होना है। तो ये दो बातें हमें अपने माइंड में रखे बात करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेविएट हो जाता है फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे टुवर्ड्स एट पॉइंट ए। ये मैंने अभी आपको समझाया था। Similarly, when only magnetic field is applied, electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point C. By carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path followed, as in the absence of electric field or magnetic field, and hit the screen at point B. B point पर तब आ रहा है ना जब ना तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इसका मतलब तीन कंडीशंस हमें मिल गई। तो इन्हीं सब बातों से निकल के हमारे पास ये वैल्यू आई जिसको हमने E/m की वैल्यू में मेंशन किया। ये जो मैंने लिखा है 1.7588 × 10⁻11 है कूलाम पर केजी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी E/m की वैल्यू कैलकुलेट हुई जो कि थॉमसन ने हमें दी थी जब हम दो चीज़ों को कंसिडर करके चल रहे थे। अब तीसरी बात हमारी आती है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर अभी तो हमने E/m को कैलकुलेट करा, अब हम चार्ज की बात करेंगे। जो चार्ज हम पढ़ते हैं वो कैसे आया, तो चार्ज जो है वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है R.A. मिल्कन। 1909 में इन्होंने मेथड दिया जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप मेथड। इस ऑयल ड्रॉप मेथड से बहुत ही आसानी से उन्होंने क्या बता दिया हमको, चार्ज बचा दिया। ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई हैं, आप इसे पढ़ के देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेन बात मैंने यहाँ पे समझाई है चार्ज एंड मास। अभी ऊपर हमने थॉमसन ने कैलकुलेट करा था इस चीज़ को 1.7588 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। अब जो ये चार्ज है, ठीक है, ये से चार्ज लिखना है,
ये चार्ज है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या वैल्यू आ रही है 1.602 टू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे कैलकुलेट हुआ, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हुआ 1.602 टू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय जो हमारा चार्ज डिवाइडेड मास वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी और वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9.1। इसका मतलब मास हमारा कैलकुलेट हो गया। तो हमने यहाँ से अपना क्या निकाल लिया, मास भी कैलकुलेट कर लिया इस मेथड से। तो दो तीन चीज़ें जो हमें पढ़नी है वो इसकी डिटेल में पढ़नी है। पहली बात तो हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया सामने, दूसरी बात नेचर क्या है, और दूसरी बात चार्ज क्या है, और इसका फिर मास कैसा है। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात देखते हैं। देखिए प्रोटॉन की क्या बात है। प्रोटॉन में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में 1836 में ई गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, डिस्कवरी करी। कैथोड रे, मतलब आपने जो अभी कैथोड रेज ली थी ना वही कैथोड रे आपको लेनी है, बस अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब अभी ट्रैवल कर रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में, अब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में रहेगा। पूरी ट्यूब जो है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड हो गई और ये आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव साइड हो गई। ये हमने पॉजिटिव साइड ले ली। तो अब क्या होता है कि इन्होंने बस ये बोल दिया कि जो डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल वही सही है, सब कुछ वही सही है। ठीक है, लेकिन अब वो ट्रैवल करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में टू दी कैथोड रे। मतलब अब क्या हुआ कि ये वाली जो उन्होंने एक इसमें होल कर दिया, तो ये डायरेक्शन जो थी ना वो बदल गई। अब क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही थी रेज, अब वो देख रहे थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है। तो एनोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडो ऑन दी ऑब्जेक्ट। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हो है, बिल्कुल सही बात। कैथोड रे जैसे शेडो कास्ट कर रही थी वैसे ही अब क्या कर रही है, अब ये एनोड रे भी शेडो कास्ट करेगी। एनोड रे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को डिफ्लेक्टेड करा रही थी, सेम ये भी अपने आप को डिफ्लेक्ट कराएगी। ठीक है, ये व्हील को रोटेट मतलब मैकेनिकल इफेक्ट दिखा रही थी, ये भी मैकेनिकल इफेक्ट दिखलाएगी। कौन सी, आपकी एनोड रेस। हीटिंग इफेक्ट दिखा रही थी, बिल्कुल ये भी हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल सेम है, बस इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली गई, जो हमारी कैथोड है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही थी। मास ऑफ द प्रोटॉन आपको गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास हो गया। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी आती है। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी का क्या सेंस है यहाँ पर, कि द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन, दिस इज अ इमिशन। तो एक स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, कोई एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लगातार एक्टिव रेडिएशंस निकलती जाए किसी भी एलिमेंट से, उसको आप रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, थोरियम है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने आप कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो रेडिएशंस जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 रेज में डिवाइडेड हो जाती है, क्योंकि रेडिएशंस रेज में कन्वर्ट हो जाती है। वन टाइप ऑफ रे जो है वो नेगेटिव हो गई, इलेक्ट्रोड विच इंडिकेट दैट दे आर कैरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड कॉल्ड अल्फा रे, इसको हम अल्फा रे बोलते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच शोज दीज आर नेगेटिवली, मतलब अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो भाई वो नेगेटिवली चार्ज होगी, तो उसको हम बोलेंगे बीटा रे। और थर्ड रे जो होगी वो किसी भी साइड में डिफ्लेक्टेड नहीं होगी, ना वो नेगेटिव की साइड होगी ना वो पॉजिटिव की साइड होगी, दैट मीन्स वो न्यूट्रल होगी, तो उससे हम लोग बोलेंगे गामा रे। तो एक होती है अल्फा रे, एक होती है गामा रे, एक होती है बीटा रे। ठीक है, 3 हमारी रेज होती हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, नेक्स्ट टॉपिक आता है थॉमसन मॉडल। अब बात आई जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर हमें समझानी है। तो जे थॉमसन ने प्रपोज करा एक यूनिफॉर्मली स्फीयर, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ये चार्ज इधर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, इस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से कहीं पे भी उसको रख दिया, कोई तरीके से पर्टिकुलर उनका रीज़न नहीं था। जैसे आप एक केक में आप अपनी पुडिंग वगैरह करते हैं, रेजन्स वगैरह को एम्बेडेड करते हैं, कहीं पे भी कर देते हैं, वो आपका मन होता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने भी अपने हिसाब से क्या करा कि अरेंज करवा दिया।
इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देख के कि हाँ भाई ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है। तो उन्होंने कुछ नाम दे दिए। उन्होंने कहा कि ये मॉडल जो है वो कंपेयर्ड हो रहा है वाटरमेलन से, क्योंकि वाटरमेलन में जैसे हमारे सीड्स होते हैं ना कि ये हमारा सीड्स वाला पार्ट जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पल्प हमारा हो गया वो हमारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हो गए। अब एक ये बात नहीं समझ में आई कि हर जो है, अगर मान लो आप एक ही शेप का सब कुछ ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह थोड़ा ना हो सकते हैं। हो सकता है कि इसकी पोजीशन कहीं और हो, उसकी पोजीशन कहीं और हो। तो ये कोई एक ट्रस्टवर्दी कोई रीज़न नहीं था कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड होंगे या इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात थी, ऑब्वियसली गलत बात थी। बाद में इसको कैसे प्रूफ सही किया वो हम देखेंगे। तो दिस मॉडल वॉज डिस्कार्डेड सून व्हेन रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स, उनके जो कोवर्कर्स थे और रदरफोर्ड ने जब वहाँ पर स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स की बताई, तब हमें ये बातें समझ में आई। तब तक ये क्या है, एक ट्रस्टवर्दी नहीं था। फिर बाद में इसको हटा दिया गया। अब बात करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है था, और इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे से, और क्या समझाया वो देखते हैं। 1909 में रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट नोन एज अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। In their experiment, they bombarded a target of atoms by subatomic projectile. These projectile is called alpha particle. अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पर एक इन्होंने बॉक्स रख दिया। अब इस बॉक्स में उन्होंने अपना एलिमेंट रख दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, जिसे हमने रेडियम बोला। अब क्या हुआ कि वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्योंकि पता है हम लोगों को कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रेज़ को इमिट करता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ से इमिट हुए। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ से निकली, तो उन्होंने यहाँ पे एक लेड प्लेट रख दिया है, जिसकी बहुत ही कम स्पेस बीच में रखा गया, जिससे रेस इधर उधर ना जाए, रेस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, एक होल से पास आउट हो। तो ये पास आउट होने के लिए इन्होंने लेड प्लेट को यहाँ पे रखा गया। ये तो काफ़ी बड़ा होल दिखाया गया, वैसे बहुत छोटा होल होगा ये, ठीक है। तो इसमें यहाँ से इन्होंने रेस को पास आउट कराया, और यहाँ पर हमने एक गोल्ड फॉइल की थिन शीट रख दी, पतली सी शीट रख दी, और पीछे जो है वो यहाँ पर हमने क्या रखा दिया, अपनी फ्लोरोसेंट लेयर लगा दी, जिसे हम जिंक सल्फाइड की लेयर बोल रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने पूरा इसे मूवेबल बनाया, मतलब कि ये रोटेट कर सकता था, सर्कुलर स्क्रीन थी पूरी, तो ये रोटेट हो सकती थी। और ये पूरा उन्होंने कोटेड कर दिया कि ये जिंक सल्फाइड से, मतलब ये पूरी रो जो है वो पूरी कोटेड एक तरीके से है, ठीक है, जिंक सल्फाइड से। और बीच में क्या रखा है आपका गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल रखी। अब ये जैसे ही यहाँ पे ये रेज जो है वो स्ट्राइक हुई, ये अपना इन्होंने पॉइंट्स देखे कि कहाँ कहाँ उन्होंने एक तरीके से स्पार्कलिंग शुरू कर दी है। तो इन्होंने कुछ नोटिस करा, उसने एंगल्स देखे गए कि कुछ ऐसी हैं जो स्ट्राइक कर रही हैं इधर, कुछ स्ट्राइक कर रही हैं इधर, कुछ स्ट्राइक कर रही हैं इधर, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इससे ऑब्जर्व करी। कुछ ऐसी हैं जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी, और कुछ ऐसी हैं जो बैक बाउंस हो रही हैं, मतलब वापस जा रही हैं। तो इसका क्या सेंस निकल के आया, मतलब हर डायरेक्शन में इन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करा, और वो ऑब्जर्व क्या करा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से पढ़ना है। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, पहली बात तो ये कि बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स रेज जो है वो नियरली 99% पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो रेज जो हैं वो सीधी चली गई हैं, एकदम स्ट्राइक होके आगे बढ़ गई हैं। मतलब आप ये देख रहे हो ना रेस, ये बहुत, ये तो आपको गोल्ड फॉइल बहुत ही बड़ी दिखाई गई है, वो तो एक छोटा पॉइंट सा बना दिया गया है। और ये जो रेज हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो इसको टच भी नहीं करी हैं और बाहर निकल गई हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल्स। कुछ ऐसी हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि अपने आप में डिफ्लेक्शन कराती हैं और बैक करती हैं 180 डिग्री के एंगल पे, मतलब जाती हैं और जाके फिर वापस दोबारा वापस आ जाती हैं 180 डिग्री के एंगल पे। मतलब बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने एक पास आउट हो गई हैं, कुछ को टच ही नहीं किया है, कुछ ऐसी हैं जो एंगल्स बना के अपने आप को शो कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि अपने आप को उस पॉइंट से वापस बैक लेके जा रही हैं। तीन बातें इन्होंने हमें समझाई। अब इस तीन बातों का जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसे एक्सप्लेनेशन की तरह कैसे रखा गया वो यहाँ पे आप समझेंगे। पहला पॉइंट, हमने कहा कि बहुत सारी रेज ऐसी हैं जो डिफ्लेक्टेड, मतलब टच भी नहीं कर रही हैं, और अनडिफ्लेक्टेडली वहाँ से पास आउट हो रही हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। एटम के अंदर इतना स्पेस है कि बहुत सारी रेज अपने आप को वहाँ से पास आउट करा देंगी। डैट मीन्स कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। आप एक पॉइंट समझ लो कि आप अपने घर को मान लो
और उस घर के कॉर्नर पर आप एक मटर का दाना रख दो और बहुत सारी बॉल्स जो हैं वहाँ से पास आउट करो। कितनी बॉल्स ऐसी होंगी जो स्ट्रेट चली जाएंगी, और उसमें से कितनी बॉल्स होंगी जो उस मटर के दाने से स्ट्राइक करके कुछ एंगल्स बनाएंगी, और कितनी 1 या 2 बॉल्स होंगी जो उस मटर के दाने को स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगी। वैसे तो मैंने ये मटर का दाने की बात कही गई है, लेकिन आप ये सोच लो कि एक हार्ड मास है, बॉल आपका एक हार्ड मास है जो फिक्स्ड है, सीमेंटेड है, और उससे ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे अपने माइंड में सोच के चलो तो आपको क्लियर होगी ये बात। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर इतना स्पेस था ना कि आप ये समझ लो कि ये पास आउट होके निकल भी गई, पता भी नहीं चला। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि कुछ ऐसी हैं जो डिफ्लेक्टेड हो रही हैं, डैट मीन्स कि कुछ एंगल्स पे वो अपनी बात कर रहे हैं। डैट मीन्स कैसे, ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्ट हुआ हल्का सा, और फिर ये इधर चलेगी, इधर आया, फिर इधर चलेगी। इस तरीके से कुछ ऐसी हैं जो कि गोल्ड फॉइल से टच होके अपने आप में कुछ एंगल्स को फॉर्म कर रही हैं। और तीसरी पॉइंट ये था कि बाउंसिंग बैक हो रहा है, डैट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स के सेंटर से वो टकरा रही है और वापस 180 डिग्री के एंगल पे वो दोबारा जा रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज्ड मास है, डैट मीन्स यहाँ पर कोई कैसा है, एक हार्ड मास है। 2 बातें बोली मैंने, चार्ज्ड मास और हार्ड मास। डैट मीन्स चार्ज्ड मास है, और वो चार्ज्ड मास कैसा है, वो आपके यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये नेगेटिव है। ये हमने अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम्स के, हीलियम की रेज होती हैं, बेसिकली हीलियम फॉर्मेशन होती है, He+2 के आयंस होते हैं। तो हीलियम जो है वो प्लस अपने आप में जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे ना तभी तो बैक हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट हो जाता। दोनों सेम नेचर के हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंटर में, अब इन तीनों बातों को जब ऑब्जर्व कर लिया गया तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम आ गया। क्या आया वो आप क्वेश्चन में फिर एक बार समझो। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। पहली बात, इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा, वो 3 पॉइंट ऑब्जर्व करे। उन 3 पॉइंट के ऑब्जर्वेशन को उन्होंने यहाँ समझाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम है क्या, वो आपको यहाँ समझना है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इन एन एटम द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। एक सेंटर में कोई चीज़ है जो बहुत ही छोटी है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू दी प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स हैं, ये किसकी वजह से हैं, प्रोटॉन्स की वजह से हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हर एटम का अपना अलग अलग होगा। आप उसे फिक्स नहीं कह सकते कि एक का है तो दूसरे का भी होगा, ऐसा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल। एक बात मैं बता दूं, न्यूट्रॉन्स उस वक्त आए नहीं थे, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है वो 1932 में हुई थी, और ये एक्सपेरिमेंट उससे पहले का है। तो याद रखिए, जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, जिस वक्त ये सब रिजल्ट सामने आया, उस वक्त 2 चीज़ें प्रेजेंट थी, एक था इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा था प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स की बात यहाँ पे कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बात बोल दी थी कि न्यूट्रल पार्टिकल कुछ ना कुछ यहाँ पर है। डैट मीन्स देखिए कितनी इंटेलिजेंसी है इस बात की कि यहाँ पे ये बता चुके हैं कि यहाँ पे कोई न्यूट्रल पार्टिकल है। ईच हैविंग मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर ही है, ठीक है, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब इन्होंने दूसरी बात क्या समझाई कि न्यूक्लियस जो है वो कुछ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। डैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ये बात उन्होंने समझाई थी। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी but are revolving around the nucleus at a very high speed like planet revolving around the sun। देखिए यहाँ पे मैंने एक एस्ट्रिक्स का साइन बना दिया, इसका मतलब ये है, ये पॉइंट गलत है। ये आगे जाके प्रूफ कोई और करेगा, उसे समझाएगा, यहीं इसका ये ड्रॉबैक आ जाता है इनके एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने ये कहा कि जो आपका पूरा एटम है उसे आप सन मान लो एक तरीके से, और सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स, उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो। तो आप ऐसा कर नहीं सकते ना, प्लैनेट जो है उसका एक ह्यूज मास है, इलेक्ट्रॉन का तो भाई एक बहुत ही कम मास है, वो तो माइनस में है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सन को भी कंसीडर कर लिया, प्लैनेट को भी कंसीडर कर लिया, और दूसरी बात ये स्टेशनरी नहीं है, ये रिवॉल्व करते हैं, ये बात इन्होंने समझाई। एक
प्लानिटरी मोशन से इन्होंने क्या करा, उसे एक तरीके से रिलेट करने की कोशिश करी, जो बहुत ही गलत बात साबित हुई आगे चल के। द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। ये बात हमने पहले भी कर ली है कि बहुत सारा स्पेस जो है एटम के अंदर वो बहुत खाली है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है। ये बात इन्होंने अपने मॉडल में बताई थी, तो ये चीज़ आप इसमें समझेंगे। नेक्स्ट बात आती है थर्ड पॉइंट, एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी 1932 में। बॉम्बार्डेड कराया था थिन शीट ऑफ बेरिलियम को विद अल्फा पार्टिकल्स, और ऑब्जर्व करा था कि कैसे यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ पर शो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बता दूँ, ये बेरिलियम है, हीलियम की अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई गई, मतलब स्ट्राइक कराया गया, और वहाँ पे कार्बन और साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, जिसे हम न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन आती है। तो ये डिस्कवरी जस्ट इतनी इसमें है 11th क्लास के लिए, तो ये आप स्टडी करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये पहुँचे। गुड डे।